नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सुरक्षा बलों के जवान, पुलिस के आला अधिकारी सब कोरोना की जद में हैं। साथ ही साथ स्कूली बच्चे भी कोरोना की जद में आ गए हैं। प्रभावित इलाकों में नाइट कर्फ्यू के साथ ही स्कूल, आंगनबाड़ी भी बंद करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर फोकस तेज हो चुका है। उधर बीजेपी तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रदेश बीजेपी पर निशाना साध रही है। सियासी ताने बाने के बीच ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर से छत्तीसगढ़ सहम गया है। क्या यह तीसरी लहर हमें नुकसान पहुंचाएगी या फिर सरकार की तैयारी के आगे ये घुटने टेक देगी? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो कोरोना तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। आज एक ही दिन में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं निकलकर, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्थिति भगवान ना करे पर भयावह हो सकती है। इसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है, कांग्रेस तैयारी पूरी होने का दावा कर रही है। सबसे पहले दोनों के बयान सुन लीजिए। जिस प्रकार से कोरोना और उसके जो ओमिक्रॉन लगातार प्रदेश में वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के एहतियात बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाजार में जिस प्रकार से भीड़ है, लगभग किसी भी बाकी जगह जो माहौल जो दिख रहे हैं, अभी भी लोगों में असावधानी है और उसका दुष्परिणाम इस प्रदेश को भुगतना है। पिछले बार भी भुगते हैं। प्रधानमंत्री जी की बार बार चेतावनी देने के बाद भी जो नेग्लिजेंसी रहा है और उसका परिणाम हम सबके सामने में है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और एहतियात बरतने की आवश्यकता है और क्या क्या उसमें पाबंदी की जा सकती है उस पर भी विचार करनी चाहिए। सरकार की यह मंशा है कि लोग इससे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराई जा सके, कोरोना की तीसरी लहर छत्तीसगढ़ में उतनी प्रभावी न रहे, इस दिशा में सारे कदम उठाए जा रहे हैं। धर्मलाल कौशिक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सनसनी फैलाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते उनके तरफ से आज तक कोई सकारात्मक सुझाव नहीं आया और न ही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की छत्तीसगढ़ को मदद दिलाने के लिए पहल की। सिर्फ आरोप लगाना ही उनका उद्देश्य। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? ये सवाल देख लेते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल बहुत खास हैं क्योंकि ये सीधे लोगों की जान से जुड़े हैं। हमारे आज के सवाल हैं, कोरोना की जद में मंत्री, जवान, अधिकारी नहीं संभले तो आपकी है बारी। टेस्टिंग, वैक्सीनेशन पर तेज प्लान, क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू से रुकेगा ओमिक्रॉन? बच्चों के टीके में दूसरे राज्यों से कम रफ्तार, क्या कोरोना को हल्के में ले रही है सरकार? छत्तीसगढ़ में फिर कोरोना का डर, मुहाने पर खड़ी तीसरी लहर। जाहिर सी बात है कि अब यही लग रहा है कि आंकड़े बढ़ने का जो जिस तरह का पूरा डेटा सामने आया है, आपको बता दें कि एक साथ पीएचक्यू के 3 से 4 बड़े अधिकारी कोरोना संक्रमित, 35 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान संक्रमित, 30 से ज्यादा स्कूली बच्चे संक्रमित हो गए एक दिन में। और ऐसी खबरें लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। सीधे रुक करते हैं हमारे खास मेहमानों का। इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे स्टूडियो और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश गुप्ता आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर चोपड़ा, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने डॉक्टर ओपी सुंदरानी जी, जो कि चिकित्सक हैं और कोरोना की इस पूरे 2 लहरों को उन्होंने देखा है, किस तरह की दिक्कतें सामने आई, उनके अनुभव के आधार पर वो क्या सजेस्ट करेंगे, उनका भी स्वागत करूंगा। ओपी सुंदरानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राकेश गुप्ता जो है, उनके पास मैं चलता हूं सबसे पहले। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तैयारी क्या पूरी है? और आज एक ही दिन में इतने तेजी से आंकड़े बढ़े और हमने देखा कि तुरंत सरकार ने फिर एक्शन भी लिया। क्या हम लोग प्रीअज्यूम नहीं कर पाए, नाइट कर्फ्यू हो या फिर स्कूल कॉलेज बंद करने की बात हो? लगता है डॉक्टर गुप्ता तक आवाज पहुंच नहीं रही है। यह सवाल मैं डॉक्टर विमल चोपड़ा से लेता हूं। क्या सर आपको लगता है कि सरकार ने रिएक्ट करने में थोड़ी देरी कर दी? को लेकर के लापरवाह। पिछली लहर में जब हाहाकार मचा था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आसाम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां कैंप किया था। जब
जनता ने उनको यहाँ के लिए चुना, लेकिन वो आसाम में थे। आज भी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा जा रहे हैं। जिस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश के किसानों से प्यार करते हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों से नहीं, वैसे वो चुनाव में उत्तर प्रदेश जाकर के प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार की नीति केवल एक ही है कि केंद्र सरकार से थोक दिया जाए। वैक्सीन इतनी मात्रा में है, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन कर नहीं पा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली डोज अभी 100% पूरी नहीं हो पाई है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कई जिलों में झूठे आंकड़े जो हैं वो दिए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन की डोज जो है 100% हो गई, उत्सव मनाए जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखने में हमसे लोग मिल रहे हैं, बस्तियों में हम जा रहे हैं, हमको पहला वैक्सीन नहीं लगा, और सरकार के रिकॉर्ड में जो है 100% वैक्सीनेशन। आप धोखा किसको दे रहे हैं? आप किस प्रकार की कार्रवाई? ये धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं। आप ऐसा पेपर में, अखबार में छपाने के लिए कि 100% वैक्सीनेशन हो गया, ये बात जो है धोखे में रख करके आप छत्तीसगढ़ की जनता का भला नहीं करेंगे। पहले आपने वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाया कि वैक्सीन ठीक नहीं है, फिर उसके बाद जो है वैक्सीन में आपने कैटेगरी की, और अब जब वैक्सीन की इतनी मात्रा है छत्तीसगढ़ सरकार के पास, तब भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ, पेपर में छपा था परसों जो है कि वैक्सीन के डोजेज जो है वो रद्दी में फेंके जा रहे हैं, रद्दी में जा रही है डोजेज जो है वो जब्त की जा रही है, जिसमें नए वायल है। ये किस प्रकार की लापरवाही जो है ये सरकार करी, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हमें नहीं कह रहे हैं कि कोरोना फैलेगा नहीं, कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैलेगा भी, लेकिन उसके लिए सरकार को जो एहतियात बरतना चाहिए वो एहतियात सरकार बरते, इसके लिए सरकार ठीक है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या तैयारी आपकी पूरी है, सरकार की तैयारी पूरी है? और बड़ा गंभीर आरोप ये लगा दिया कि फर्जी आंकड़े 100% टीकाकरण के आप लोग जारी कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई है, कुछ है, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे प्रदेश का। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको समझना जरूरी है कि 100% टीकाकरण किसको कहा जाता है। 70% आबादी जो टारगेट पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा यदि टारगेट अचीव हो जाए तो उसको 100% टीकाकरण कहा जाता है। ये आंकड़े पूरे के पूरे ICMR की वेबसाइट में अपलोड होते हैं और इसमें किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक, पूरा का पूरा स्टाफ रियल टाइम पर इसको अपडेट करता है। तो इसमें ये कहना कि फर्जी आंकड़े डाले जा रहे हैं, बहुत हास्यास्पद बात है। दूसरी चीज ये कि सरकारें परिस्थिति के हिसाब से सारी तैयारियां करती हैं, क्योंकि आज कितने केस आए हैं इसके लिए तो तैयारी की जा सकती है, लेकिन कल और परसों का अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसकी तैयारी उसी प्रकार से होती है जैसे एडमिशन के लिए मरीज आने लगते हैं या फिर उनकी संक्रमण दर बहुत ज्यादा होता है, जिनको ICU एडमिशन की जरूरत होती है। डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट की सिम्टोमेटोलॉजी काफी भिन्न है। इस मरीजों का प्रकार और जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए ये कहना कि किस प्रकार की तैयारी है ये पहले से अनुमान लगाना मुश्किल है। जो अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात की जा रही है वो साधारण लक्षण वाला कोविड इन्फेक्शन है, जिसमें साधारण दवाइयों की जरूरत है, लेकिन उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है, उनको भर्ती की जरूरत है, या कोमॉर्बिडिटी, जिनको पहले से कोई बीमारी है या गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनको इस प्रकार के लक्षण आए तो ठीक है सर, इंटेंसिव या फिर अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने सामाजिक सहयोग और जनप्रतिनिधियों के सहयोग के साथ ही इस प्रकार की बीमारियों से लड़ पाती है। किसी भी सरकार के लिए बगैर जन सहयोग और बगैर जागरूक जनप्रतिनिधि के रहते ठीक है, सहयोग के बगैर इससे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, मैं आता हूं डॉक्टर OP सुंदरानी जी के पास। सुंदरानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर के हो, डेल्टा को लेकर के हो, या कोरोना के ओवरऑल जो तैयारी है लड़ने की, वो संसाधनों से हम उसमें पूरी तरह से तैयार हैं? हम मानसिक तौर पर तैयार हैं, हम आर्थिक तौर पर तैयार हैं? आपको लगता है कि नहीं, अब बहुत तेजी से हमें तैयारी करनी होगी क्योंकि उतनी तैयारी है नहीं? देखिए, मानसिक तौर पर तो हम मेंटली हमारी पूरी टीम
बाकी अगर हम बेड्स की बात करें तो सेकेंड वेव की कंपैरिजन में आज हमारे पास ज्यादा आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स भी ज्यादा है, हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक्स भी ज्यादा है। तो तैयारी हमारी सेकेंड वेव से डेफिनेटली बेहतर है। बट अगर नंबर्स बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा हुए तो आप कितनी भी तैयारी करें वो कम दिख सकती है। बिल्कुल, लेकिन आप ओपी जी, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के खास तौर से सुदूर अंचल, दूर दराज के इलाके, वहां पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी? आपको लगता है, क्योंकि हमने पिछली दफा देखा था कि ज्यादा केसेस बड़े शहरों में ज्यादा आए थे और वहां पर हमारे संसाधन कम पड़े थे, तो कहां पर हमारा फोकस होना चाहिए, कहां पर जोर होना चाहिए? देखिए, जोर अभी भी आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स पे ज्यादा है, टर्शियरी सेंटर्स पे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स जो होते हैं उनको पेरिफेरी में, क्योंकि हर विषय के विशेषज्ञ वहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं, तो टर्शियरी सेंटर्स पे उनको लाना होता है। तो अल्टीमेटली ज्यादा फोकस हमारा टर्शियरी सेंटर्स को स्ट्रेंथन करने पे है, जो हमने किया भी है सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच में, जिसमें पिछले बार एक बॉटलनेक हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई हुआ करता था। इस बार हमारे प्राय हर जिले में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है, बहुत सारे जगहों पे डबल हो चुका है, बैकअप का भी बैकअप है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की कमी जो पिछले बार हमने फेस की थी, प्रोबेबली इस बार फेस नहीं करेंगे। डॉक्टर्स भी ज्यादा ट्रेंड है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 वेव्स को मैनेज किया है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस इस बार मरीजों के लिए बेनिफिशियल होगा। बट स्टिल अगर ये एक तरफ से तैयारी कभी नहीं हो सकती, पब्लिक को भी हमारी तरह तैयारी में हमारा सहयोग करना होगा। देखिए, वायरस तो मल्टीप्लाई हो रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है, कितना घातक है इस पे वेरियस स्टडीज अलग अलग डेटा दे रही हैं। जो चीज प्रूव्ड है वो ये है कि हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वैक्सीनेशन, ये बेनिफिशियल है। तो ये ऐसी चीज है जिसको हम सब मिलकर ऐसे स्टेट ही कर पाएंगे। तो ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम सब मिलकर शेयर करेंगे तो शायद हम जीत जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, यहाँ पर एक बड़ा गंभीर आरोप डॉक्टर विमल चोपड़ा ने लगाया था। उनका कहना था कि वैक्सीन रखी हुई है लेकिन उसका डबल डोज जो है या उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उसको फेंका जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही ऐसा लगता है कि सियासत की भेंट चढ़ गया और सियासी संक्रमण के चलते इस पर से सरकार का ध्यान हट गया। क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, पूरे देश में जो दूसरा टीकाकरण का अभियान चला वो कहीं ना कहीं डिटेल तो हुआ है। ये पूरे सभी प्रदेशों की यही हालत है और मुझे लगता है कि कोविड में दूसरी लहर जैसे जैसे कम हुई वैसे वैसे टीकाकरण से फोकस हट गया। ये पूरे देश में हमने देखा और कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी इसमें पीछे नहीं रहा। लेकिन फिर भी जब वैक्सीन की कमी हुई तो मुझे लगता है कि वहां पर एक शिथिलता जरूर आई। अब इसको फिर से अभियान को गति देने की जरूरत है। जहां तक कोविड वैक्सीन को फेंकने की या उसकी बात है, ये मैंने मीडिया में रिपोर्ट देखी थी, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई लापरवाही हुई होगी किसी पीएससी में, लेकिन ये भी एक जांच का विषय है कि वास्तव में सत्यता इसकी कितनी है। कोविड वैक्सीनेशन एक जन अभियान है। सरकारें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बगैर जागरूक समाज और जनप्रतिनिधि के किसी भी अभियान या किसी भी कानून से सफलता नहीं पा सकती। इसमें जन सहयोग बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन के लिए भी यही बात लागू होती है। जहां तक स्कूल में वैक्सीनेशन और दूसरे वैक्सीनेशन की बात है, छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मुझे लगता है कि इसमें जन जागरूकता का अंश बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 15 से 18 साल की उम्र में पालकों की जागरूकता बहुत सक्रिय भूमिका निभाएगी। हालांकि अभी स्कूल बंद होने का ऑर्डर हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल को केवल वैक्सीनेशन के लिए या स्कूल के अलावा अन्य स्थानों पर बच्चों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए और ये अनिवार्यता किया जाए जिन बच्चों के पालकों को दूसरा कोविड वैक्सीनेशन नहीं लगा है उनको भी जन अभियान में शामिल किए जाने की जरूरत है। वैक्सीनेशन के अलावा जो हम कोविड गाइडलाइन कहते हैं, मास्क पहनना, भीड़ भरे स्थानों में न जाना, हाथ धोने का अनुशासन, ये समय की कसौटी पर खरे उतरे एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। उसके लिए हमको तीसरी लहर को रोकने के लिए इसको फिर से सामाजिक अनुशासन के अभियान में लाना होगा। मुझे लगता है कि
ठीक है। साथ यदि लेकिन राकेश गुप्ता जी देखिए, हमने देखा था कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो एक दौर ऐसा भी आया था कि छत्तीसगढ़ का पूरा सरकार, पूरी प्रशासन जो है वो लगी उसमें, और हमने एक ऐसा रिजल्ट दिया था जिसने सबको चौंकाया था, और उस दिन हमने 2-3 दिनों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन किया था। उससे यह बात तो साफ हो गई थी कि सरकार की इच्छा शक्ति अगर प्रबल है तो वो कर रही है, और जनता ने भी भरपूर सहयोग दिया था क्योंकि प्रशासन और सरकार मैदान में जुट गए थे। अब जब नहीं हो पा रहा है तो पहले वैक्सीन नहीं थी, यह बहाना था, और अब यह कहा जा रहा है कि जन सहयोग नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि अगर सरकार उसी शिद्दत से लग जाएगी, प्रशासन उसी शिद्दत से लग जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं कि जो गैप है हम 2-4 दिन में पूरा कर लेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी सरकार रही जिसने पूरे समाज के सभी अंगों से सहयोग दिया, और जो ये अपने आप में एक बेजोड़ उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ पूरे समाज के सभी अंग आकर दूसरी लहर के समय काम किया। और आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ ने दूसरे प्रदेशों ने काबू पाने में 10 से 15 दिन लगाया, और छत्तीसगढ़ ने बेड की कमी से लेकर ऑक्सीजन की कमी को 2-3 दिन में ही पूरा कर लिया, और बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हुआ। मुझे लगता है कि सरकार यदि फिर से समाज को अपने साथ जोड़ेगी जैसा पहले किया था, इसमें सभी जनप्रतिनिधियों की भूमिका, जिसमें विपक्ष की भूमिका, सकारात्मक भूमिका अपेक्षित है, ये करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की इच्छा शक्ति इतनी अच्छी है कि सभी समाज यदि लगेंगे तो न केवल कोविड वैक्सीनेशन बल्कि जो हम कंटेनमेंट जोन बनाने जा रहे हैं या टेस्टिंग की गति बढ़ाने की जरूरत है, वो बहुत जल्दी हम इस काबू कर लेंगे। और पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है सभी क्षेत्रों में। आने वाले दिनों में इसी लहर को काबू करने के लिए छत्तीसगढ़ एक अनूठा। ठीक है डॉक्टर चोपड़ा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको लगता है सर कि कर सकता है प्रशासन चाहे तो ये? हाँ, छत्तीसगढ़ के प्रशासन सारी जनता जो विरोधाभासी बातें चल रही है, और इस पर एक तरफ डॉक्टर राकेश गुप्ता कह रहे हैं कि समाज का बहुत अच्छा सहयोग सरकार को मिल रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि समाज के सहयोग से लड़ाई लड़ी जाएगी। समाज का सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है कि नहीं, ये आपको पहले देखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्सीजन प्लांट का पैसा आए केंद्र सरकार से 1 साल हो गया है, लेकिन उसमें से अनेक सारे ऑक्सीजन प्लांट अभी भी चालू नहीं हुए हैं। वो चालू नहीं है, ऐसी स्थिति में आप ऑक्सीजन की कमी से कैसे निपटेंगे? दूसरी बात, ये 55% यदि वैक्सीनेशन हो गया तो उसे 100% मान लिया जाए, ये तो मेरे दिमाग में नहीं चल रहा भाई। हमारे यहाँ 80% हो गया, तब तक कलेक्टर ने नहीं कहा कि 100% हो गया। जिस दिन 100% की घोषणा की गई वो दिए और दीपावली मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं, और उसके दूसरे दिन पास के गांव में वैक्सीनेशन हो रहा है। इसकी खबर आ रही कि पहला डोज लोगों को लगाया जा रहा है। आप कैसा भ्रम जो है समाज में फैलाना चाहते हैं, किस बात का आप जो है श्रेय लेना चाहते हैं कि 100% इन्वेस्ट हो गया? जहां तक डॉक्टर सुंदरानी की बात है, वो शासकीय सेवक है, इसलिए वो बहुत सारी कमियों को बता नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, ठीक है, बेसहारा ठीक होगा, लेकिन बाकी जो नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हमारे महासमुंद का देख लीजिए, कांकेर का, कोरबा में क्या स्थिति, आप वहाँ ऑक्सीजन की, वहाँ बेड की स्थिति जो है, आप यदि सिर्फ तो ये कहेंगे कि हम जो है वो अच्छा कर रहे हैं, कहने से नहीं, ये दिखना चाहिए, करना चाहिए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि ऑक्सीजन प्लांट बहुत सारे जो हैं वो अभी आज भी चालू नहीं हुए हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा, कुछ नाम गिरा देंगे क्या कुछ ऑक्सीजन प्लांट के आप हमारे दर्शकों को? हाँ, महासमुंद का मैं बोल रहा हूँ आपको। महासमुंद का जो दूसरा प्लांट बनना था, पहला प्लांट बना वो उस समय चालू हुआ, लेकिन दूसरे प्लांट के लिए दूसरी लहर से समय पैसा है, वो आज तक चालू नहीं हुआ, जिसे पिथौरा में बना। ठीक है, मैं आता हूं ओपी सुंदरानी जी आपके पास। सर, सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि कुछ 1-2 अस्पतालों को छोड़ दें तो बाकी अस्पतालों की हालत खराब है, ऑक्सीजन प्लांट हो, बेड हो या तमाम चीजें हैं, उतनी पुख्ता व्यवस्था नहीं है जितनी कही जा रही है। टीकाकरण के दावों को लेकर के भी बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं डॉक्टर विमल चोपड़ा। आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ियां रह जाती हैं लेकिन तैयारी पूरी है, या आपको लग रहा है कि नहीं, जमीनी स्तर पर अभी काम होना बाकी है? देखिए, डेटास के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट वैक्सीनेशन। बेड्स और ऑक्सीजन की पोजीशन में अगर सर कह रहे हैं तो मे बी कि कुछ हो सकते हैं, कुछ सेंटर्स पे अभी पूरी तरह से फंक्शनल ना हुआ हो, पर बहुत सारे सेंटर्स पे हम सेकेंड वेव से बहुत बेटर पोजीशन पे है, दिस आई कैन एश्योर।
बिल्कुल। अब मैं आता हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता आपके पास, और डॉक्टर राकेश गुप्ता मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि जो आज कहा गया है कि कोई धार्मिक आयोजन, बड़ा पॉलिटिकल आयोजन, भीड़ भाड़ वाले जितने भी आयोजन है उन पर बैन है, और तमाम चीजों पर अब जो सख्ती बरत रही है, पहले ही राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, कर्ज लिया जा रहा था बार बार, अब क्या लग रहा है कि एक बड़ा आर्थिक बोझ फिर से पड़ने जा रहा है प्रदेश पर? देखिए, तीसरी लहर के लिए पैसे की किसी प्रकार और संसाधन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये बात भ्रम करने वाली स्थिति है कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी आएगी। न पहले आई, न आने वाले समय में आएगी। और जहां तक ऑक्सीजन की कमी की बात कही जा रही है, वो छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल अलग स्थिति है। छत्तीसगढ़ ने दूसरी लहर के समय 7 राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई की है, और छत्तीसगढ़ इज दी ओनली स्टेट, छत्तीसगढ़ ही ऐसा एक राज्य है जो ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट रहा। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हर 100 किलोमीटर में मेडिकल कॉलेज उपलब्ध है, सभी जिला अस्पताल पूर्णतः सज्जित हैं। अलग से कोविड की तीसरी लहर के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है, विशेषज्ञों को पहले से ट्रेनिंग दी गई है। और चूंकि कोविड दूसरी लहर से तीसरी लहर का स्पेक्ट्रम थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए जो प्रशिक्षण है वो ज्यादा बच्चों के डॉक्टर को और जनरल प्रैक्टिशनर्स को दिया गया है। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स और पूरा शासन प्रशासन एक होकर तीसरी लहर से लड़ने को तैयार है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में संख्या का अनुमान लगा पाना जैसे देश में मुश्किल है, छत्तीसगढ़ में भी मुश्किल हो, लेकिन संख्या के हिसाब से जितनी भी संख्या कही गई है कि पीक पर जब होगा तब 1.5 लाख के आसपास पूरे देश में प्रतिदिन केस आएंगे। छत्तीसगढ़ में उस अनुपात में जब केसेस आएंगे, छत्तीसगढ़ पहले से तैयार था, आगे भी तैयार है, और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, डॉक्टर विमल चोपड़ा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि छात्रों के वैक्सीनेशन को लेकर के भी उतनी संजीदगी, उतनी तेजी नहीं है, या आपको लगता है क्योंकि हमने 1,60,000 के आसपास पहले दिन ही छात्रों को वैक्सीनेटेड किया था, क्योंकि आने वाले वक्त में यही वो लोग होंगे जो इस पूरी जंग में हमारा साथ देंगे, तो क्या आपको लगता है क्या उस तरफ भी बहुत ध्यान देना जरूरी है, वैक्सीनेशन सबसे पहले हो जाए ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो? देखिए, सबसे जो फायदेमंद चीज है उसके शरीर को बचा जाता है वो वैक्सीनेशन है। आप कितना कहिए भीड़ मत लगाइए, मिलिए मत, पार्टी मत कीजिए, ये सब प्रकार की चीजें अखबारों में बड़ी अच्छी लगती है और सर्कुलर में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में धरातल पर ये हो नहीं पाता। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीनेशन कितना किया जाए। ज्यादा सरकार को तो ये करना चाहिए कि वैक्सीनेशन का अभियान की पूरा प्रशासन, शासन और जनता में जागरूकता करते हुए कि वैक्सीन जिसने भी नहीं लगाया है उसके लिए क्या कार्रवाई हो, वो किस प्रकार से कोविड को फैला रहा है, उसका क्या निराकरण हो, ये सारी चीजें जो है इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। इसको एक महाअभियान के रूप में चलाना चाहिए कि हम आने वाले 10 तारीख तक जो 15 साल से ऊपर हैं, 60 साल से ऊपर हैं, वो सबका वैक्सीन जो है हम लगा चुके हैं, वैक्सीनेशन इनका हो चुका होगा। ये अभियान जब तक नहीं चलेगा तब तक जो है ये हम कोविड से लड़ाई जो है तो लड़ने में बहुत सफल नहीं होंगे। वही जो एक दो चीजें जो बातें आई है कि हम लोगों ने ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को सप्लाई किया, मैं भी मानता हूँ हमने ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को सप्लाई किया, हम सरप्लस थे, लेकिन हमारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ऐसी नहीं थी कि हम छत्तीसगढ़ को ही ऑक्सीजन पहुंचा सके। सिलेंडर की कमी थी जिसके कारण ऑक्सीजन का उत्पादन तो हो रहा था लेकिन ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहे थे। ये जो वितरण की व्यवस्था है इस पर कहीं न कहीं सरकार को सुधार करना चाहिए। ठीक है, सुनरानी जी बहुत प्रैक्टिकल बात कही है देखिए विमल चोपड़ा जी ने, और हमने देखा था कि ऑक्सीजन कई जगह थी लेकिन सिलेंडर्स नहीं थे। तो क्या ये जो प्रैक्टिकली छोटी छोटी चीजें हैं इस पर भी ध्यान देना होगा? ऑक्सीजन प्लांट बना लिए, सिलेंडर अगर मौजूद नहीं है और भगवान ना करे वैसी स्थिति आती है तो क्या होगा? तो आपको लगता है कि पिछले अनुभवों से सीख करके प्रैक्टिकली भी सोचना होगा, क्योंकि कागजों में नीतियां बनाना अलग चीज होती है, जब एग्जीक्यूशन होता है तो छोटी छोटी चीजों के कारण मामले अटक जाते हैं। जी, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर किसी एक फैसिलिटी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है तो वहाँ सिलेंडर्स की आवश्यकता नहीं है। सिलेंडर्स की आवश्यकता हमें तब पड़ती थी जब एक पर्टिकुलर फैसिलिटी में जनरेशन प्लांट नहीं है तो उसको जनरेशन के सोर्स से उस फैसिलिटी तक लाने के लिए दिक्कत होती थी। अब
मैक्सिमम सेंटर्स पे जनरेशन प्लांट स्टार्ट हो चुके हैं। जनरेशन प्लांट स्टार्ट होने से डायरेक्ट सोर्स वहीं पर है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला इश्यू इस बार फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और जाहिर सी बात है कि अब सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, विपक्ष कह रहा है कि बहुत तैयारियों में कमी है, और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा और कोई ये हम भी नहीं जानते कि आने वाला खतरा कितना बड़ा है। इसलिए सरकार ने आज से बहुत सारी सख्तियां, पाबंदियां लागू कर दी हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने छत्तीसगढ़ के दर्शकों से अपील करता है कि आप प्रशासन, सरकार का साथ दीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और सबसे पहले अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो जाकर करा लीजिए, क्योंकि यह सबसे ज्यादा जरूरी है और यही हमारी शील्ड बनेगी इस पूरी जंग के दौरान। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको यकीन दिलाता है कि जब तक हम इस जंग से जीत नहीं जाते, हम इस पर, सरकार पर वार करने के लिए नहीं, इन चीजों को ना ही विपक्ष को हम सवालों के कटघरे में खड़ा करने के लिए ही, ना ही स्वास्थ्य विभाग की कमियों को निकालने के लिए, लेकिन एक साथ चलकर कोरोना को हराने के लिए हम मुहिम चलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर विमल चोपड़ा, डॉक्टर ओपी सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में हमें अपना अमूल्य योगदान देने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए। नमस्कार।